बात करने वाले हैं कि आप अपने जो टैक्सेस हैं, जो आपको कैपिटल गेन्स होते हैं, जो आपको एफएनओ से होते हैं, जिनको हम स्पेक्युलेटिव इनकम भी कहते हैं, तो इन सब से जो आपको इनकम मिलती है और आपको उन पे जो टैक्सेस भरने पड़ते हैं, उनको आप कम कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली कैपिटल गेन क्या होता है, स्पेक्युलेटिव इनकम क्या होती है, एफएनओ में क्या होता है, ये सब पर आज हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अपने जो टैक्सेस हैं वो आप कम कैसे कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये सारे जो क्वेश्चंस है इनका जवाब आपको इस वेबिनार में मिल जाएगा। मैं हूं दिवांशी आशर, आपकी होस्ट, एंड मेरे साथ हैं सीए प्रीति खुराना। हाय प्रीति। प्रीति Hi, इज द Devanshi. एडवोकेसी एंड रेगुलेशन एट क्लियर टैक्स, और क्लियर टैक्स आप सब जानते हैं, नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड। कभी भी अगर आपको इनकम टैक्स फाइल करना है, आईटीआर रिटर्न्स फाइल करने हैं, तो दिस इज वन स्टॉप जहां पे आप विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स इज ऑल्सो लॉन्ग टाइम, आप 3 मिनट के अंदर अपने जो रिटर्न्स है वो फाइल कर सकते हैं, एंड वेरी इजीली आपको सिर्फ फॉर्म 16 अपलोड करना होता है। इट इज दैट इजी। तो चलिए इस वेबिनार को शुरू कर लेते हैं, एंड वी कैन गो अहेड। प्रीति, हाय, गुड आफ्टरनून। तो आज हम जानने वाले हैं कि आपसे जितने भी हम लोग ट्रेड्स करते हैं, जितने हम लोग को प्रॉफिट होते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, उन पे किस तरह से टैक्सेस लगते हैं, वो एग्जैक्टली किन कैटेगरीज में आते हैं, एंड हाउ कैन यू रिड्यूस योर टैक्सेस। यू कैन गो अहेड। Thanks a lot, Devanshi, for that introduction. And a very good afternoon to you and all the listeners present today. Thank you so much, everyone, for joining in. It's time to file your tax returns. अगर आपने अभी तक नहीं भरी है, so high time that you do this compliance from your side. 31st July is the due date. Make sure you file your tax returns. अगर कोई tax due है, just ensure that you pay it on a timely basis. और पेनल्टी भी है अब तो अगर आप 31st जुलाई के बाद फाइल करेंगे तो you'll have to pay penalty. So we'll come to all of that in a little bit, but let me just begin my presentation. Today we are going to talk about these few topics. I hope you can see them on your screen. We'll talk about how to pay tax on capital gains, which ITR to file when you want to report capital gains, and I'll help you understand how ClearTax has solved this problem, that you no longer need to worry about कौन सा ITR फॉर्म है, कैसे भरना है. So we are going to come to that as well. Also, a very very important question people have is that अगर मुझे कैपिटल लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म लॉस या शॉर्ट टर्म लॉस, क्या मुझे रिटर्न फाइल करनी चाहिए? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन. सो वील come to the importance of losses from selling capital assets, selling shares, mutual funds, all of that. We'll come to it. And also tax loss harvesting. It's a very interesting topic, but very easy and simple to understand, and I'm going to help you with that. Essentially, this is something that you would actually plan closer to the end of the financial year, but it's a good concept to learn and to implement over the year. We'll also talk about some loss set of rules. Now, these rules, kya hota hai ki sometimes they can be confusing. But it's good to understand them, but you can be rest assured that if you're coming on clear tax and filing, we'll take care of what you can set off against what, so you will not have to worry about the cases of that. But फिर भी इनको डीपली एक बारी समझते हैं, देखते हैं ये क्या है. चलिए, सो हाउ आर कैपिटल गेन्स टैक्स्ड? अब कोई भी कैपिटल एसेट है, नॉर्मली जब हम कैपिटल एसेट की बात करते हैं, इट कुड बी लैंड, बिल्डिंग, इट कुड बी गोल्ड, ज्वेलरी, or it could be equity shares, equity oriented mutual funds, debt funds, it could be bonds, non-convertible debentures. Now, this is a snapshot कि इन सब पे टैक्स कैसे भरा जाता है. सबसे पहली बात ये है to understand कब ये लॉन्ग टर्म गेन्स होंगे और कब ये शॉर्ट टर्म होंगे. दैट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर कमिंग टू द टैक्स रेट. सो सबसे पहले ये समझिए कि ये लॉन्ग टर्म एसेट कब होगा और शॉर्ट टर्म कब होगा. जनरली स्पीकिंग, जब भी आप कोई एसेट बेचते हैं तो उसको लॉन्गर टर्म होल्ड करने पर टैक्स थोड़ा कम होता है. तो ये एक बेनिफिट है कि अगर आप जो स्पेसिफाइड पीरियड है, हो सकता है वो 1 महीने हो, 3 साल हो, 1 साल हो या 3 साल हो, जितना भी हो, या 2 साल हो. जैसे अगर आप घर बेचते हैं, अपार्टमेंट या कोई हाउस बेचते हैं, तो उसमें वो 2 साल रहता है. बट जब भी आप लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो टैक्स इंसिडेंस कम रहते हैं.
इसलिए जल्दबाजी मत करिए, कैपिटल एसेट्स है, इनको लॉन्गर टर्म होल्ड करने से टैक्स इंसिडेंस भी कम होता है। एंड ऑब्वियसली एज वी नो इक्विटी इन्वेस्टिंग इज सच कि जब आप लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो रिटर्न हमेशा बेटर रहती है। अब देखते हैं कि ब्रॉडली बात करते हैं इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो कुछ समय पहले इनका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल कर दिया गया था, और टैक्स रेट पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फुली एग्जेम्प्ट होते थे, यानी कि अगर आपने 1 साल तक होल्ड करके बेचा तो कोई टैक्स नहीं है, बिल्कुल फ्री, टैक्स फ्री गेन्स होते थे वो। बट रिसेंटली कुछ समय पहले इसको चेंज किया गया और लॉन्ग टर्म गेन फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, सभी म्यूचुअल फंड्स पर नहीं, बट जो इक्विटी लिंक्ड है, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्ट मोर देन 65% ऑफ देयर कॉर्पस इनटू इक्विटी शेयर्स, उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। अगर शेयर्स या इस तरह के म्यूचुअल फंड्स आप बेचते हैं तो जो लॉन्ग टर्म गेन्स है उस पे आपको टैक्स भरना होगा। अब कितना टैक्स भरेंगे, निकाल लीजिए टोटल कितनी गेन्स है। 1 लाख से ऊपर जो गेन्स है, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है। अगर 1,20,000 है तो 20,000 रुपए पे 10% टैक्स भरेंगे। तो ये रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन इक्विटी ओरिएंटेड कैपिटल बिल्कुल एसेट्स, राइट। तो अब बिल्कुल। ये तो जो आपने है, बिल्कुल। सो प्रीति, आपने कई सारे असेट्स तो ये समझा दिए, जिसमें सेकंड कॉलम एग्जैक्टली आपको ये समझा रहा है कि आपको कितना होल्ड करना पड़ेगा, जिससे पहले मतलब अगर आप इक्विटी मार्केट्स में देख लीजिए, तो अगर आप 1 साल के लिए अगर आपने कोई स्टॉक होल्ड करके रखा है और उसके बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है और उस पर 10% गेन्स लगते हैं। एंड अगर आपने उससे पहले बेच दिया, 1 साल खत्म होने से पहले वही स्टॉक अगर आपने बेच दिया है, तो उस पे आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो जो ड्यूरेशन है वो भी मेंशन्ड है। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग प्रीति, जो लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है और बहुत कंफ्यूजन है, इंडेक्सेशन क्या होता है? राइट। सो इंडेक्सेशन, जैसे आप देखेंगे स्टॉक्स के आगे नहीं लिखा है, सो आई एम गोइंग टू कम टू राइट। दैट इन अ लिटिल बिट। सो यस। एक और बात का ध्यान रखिए कि यहाँ जो जितने भी टैक्सेस लिखे हैं, ये फ्लैट, ये भी जो भी टैक्स रेट है इसके ऊपर सेस और होगा, तो 4% का सेस और आ जाएगा। और अगर आपकी इनकम 50 लाख 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज वगैरह भी आ जाता है। तो फिलहाल बात करते हैं कि जैसे देवांशी ने बोला कि इंडेक्सेशन क्या होता है। तो इंडेक्सेशन एक बेनिफिट है। पहले तो ये सोचते हैं कि इंडेक्सेशन एक तरह का बेनिफिट है। अब इंडेक्सेशन क्या करता है कि आपके कॉस्ट को बढ़ा दे। तो जब भी मान लीजिए एक हाउस प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपने 2 साल तक होल्ड करें, आप देखिए लास्ट रो में लिखा है 2 years इज द मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर क्वालिफाइंग एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। नाउ आफ्टर 2 years व्हेन यू सेल द हाउस प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपने किसी कॉस्ट पे 1 लाख रुपए पे या 10 लाख या जो भी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए उस पे खरीदा। अब 2 साल बाद जो है महंगाई बढ़ गई, तो इसका सरकार आपको बेनिफिट देती है कि इंडेक्स कर देंगे जो भी आपका परचेज प्राइस है। तो इसके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गवर्नमेंट पब्लिश करती है, ये फ्रीली पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। आप एक सिंपल गूगल सर्च कर सकते हैं, क्लियर टैक्स पे ढूंढ सकते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो जिस साल आपने खरीदा उसके सीआईआई से डिवाइड करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से, और जिस साल बेचा उसके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म है तो उसको इंडेक्स कर लेंगे। इस तरह से आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कॉस्ट बढ़ने का नतीजा ये होगा कि टोटल गेन्स कम हो जाएंगे। So sale price minus index cost of acquisition will give you a smaller value of capital gains, and these capital gains उस पर ये जो 10% लिखा है फ्लैट विदाउट इंडेक्सेशन या 20% आफ्टर इंडेक्सेशन या प्रॉपर्टी में जैसे आफ्टर इंडेक्सेशन, तो कॉस्ट को इंडेक्स करने के बाद उस पर ये टैक्स रेट्स लगेंगे। बेसिकली आप एक लोअर टैक्स भरेंगे क्योंकि आपकी लोअर कैपिटल गेन्स होंगी। तो ब्रॉडली दिस इज अबाउट इंडेक्सेशन, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अगर आप क्लियर टैक्स में फाइल करेंगे, जस्ट एंटर सेल डेट, परचेज डेट, सेल प्राइस, परचेज प्राइस एंड रेस्ट ऑफ द जॉब we will do. So you won't have to worry about it at all. But yeah, from an investing standpoint, it's good to understand the tax implications so that you're making the right decisions. जैसे कि अगर आपने घर बेचना है, अगर आप एक बेच के दूसरा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक फ्लैट खरीद लेते हैं और उसके बाद they don't want to hold on to it for 2 years. They want to buy another flat, or they have had some inflow, some income, and they want to exit it. So 2 साल तक होल्ड करके रखिए। देखिए कितना फर्क है, इंडेक्सेशन भी मिलेगा कॉस्ट का,
और आपका टैक्स रेट भी 20% होगा। बट अगर आप 2 साल से पहले बेच देंगे ऐसी हाउस प्रॉपर्टी को, तो आपका मान लीजिए आप 30% स्लैब में है, उसमें 4% सेस और जोड़ लीजिए, तो आप 32% टैक्स पे करेंगे गेन्स पे, और कॉस्ट भी इंडेक्स में होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, when you're investing, as to which assets, what are the tax implications. Just quickly, we will go to debt oriented mutual funds. वहां पे होल्डिंग पीरियड बहुत अलग है। सो एक सिंपल तरीका है समझने का कि जो भी डेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या जनरली जो एसेट्स हैं अदर देन से रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, उसके अलावा मोस्टली जो एसेट्स हैं उनमें 3 इयर्स रहता है, और लार्जली उन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% टैक्स होता है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में लोग बहुत ध्यान रखते हैं बिकॉज इससे टैक्स पे बहुत फर्क पड़ जाता है। So yeah, just keep that in mind that it's 20% after indexation when you are selling your debt-oriented mutual funds after 3 years of holding. So I hope this has been useful. We'll move to the next slide. Now, intra-day trading and futures and options is a very popular. In fact, futures and options, I think, बहुत lately काफी popular हो गया, लोग काफी indulge करते हैं इसमें। इसके भी कुछ स्पेसिफिक्स है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम इसे स्पेक्यूलेटिव इनकम मानेंगे। अब स्पेक्यूलेटिव इनकम से उनका मतलब ये है कि because it is speculative, there are certain special rules that will apply to such incomes. Now, what are those special rules? Of course, you will pay tax according to slab rates. तो वो चीज तो नहीं बदलती है, चाहे स्पेक्यूलेटिव हो या नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम हो। जो चीज बदल जाती है वो है कि सेट ऑफ रूल्स, आपको सेट ऑफ जो है वो खाली स्पेक्यूलेटिव इनकम से मिलता है। मान लीजिए लॉस हो जाता है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, basically there is no delivery that takes place in the same day you close the transaction, and ultimately when you round off for the whole year, पूरे 12 महीने का जब आप हिसाब निकालेंगे तो आपका लॉस बन रहा है। तो वो जो लॉस है वो किसी भी बिजनेस से हो, इट इज अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, और इट इज अलाउड टू बी सेट ऑफ इन द सेम ईयर। कैरी फॉरवर्ड भी जब करते हैं तो उस अगले साल की इनकम से सेट ऑफ अलाउड होता है। इन केस ऑफ स्पेक्यूलेटिव लॉसेस, उसको खाली स्पेक्यूलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ कर पाएंगे और किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों ही बिजनेस की तरह माने जाते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या एफएनओ कर रहे हैं तो वो बिजनेस इनकम है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैंने एफएनओ खाली 1 लाख तक किया, मतलब मेरा इनकम खाली 50,000 है या 20,000 है, तो मुझे बिजनेस रिटर्न नहीं भरना है। But unfortunately, FNO is always considered as business income. Like you may choose to, report it in your income from other sources, but वो ठीक नहीं है। ये नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम इसको माना जाता है, और ये हमेशा ही बिजनेस रिटर्न फाइल करेंगे। ITR 3 होती है बिजनेस इनकम या लॉस रिपोर्ट करने के लिए। इसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंगल होता है, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट दैट्स गेटिंग इनटू sort of deep this thing, probably topic for another day when we can fully deeply understand how this happens. और इस पे टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से है। लॉस सेट ऑफ आपको वाइडली मिलता है क्योंकि ये नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम है। मान लीजिए आप एफएनओ करते हैं, फिर आपका कोई और बिजनेस है जो मार्केट से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी और बिजनेस करते हैं, तो ये लॉस उस इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह की सेट ऑफ अवेलेबल होती है। इट्स अ वेरी अपकमिंग दिस थिंग, एफएनओ इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली पॉपुलर, बट जब रिटर्न भरने का टाइम आता है तो सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि अभी क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो घबराइए नहीं, कम टू क्लियर टैक्स, we'll get an expert to solve all your queries and we'll make sure you file an accurate return. डेफिनेटली अगर आपने 5 पैसा से ट्रेड किया है, जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस भी हुआ है, तो भी आप क्लियर टैक्स पे जाइए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 2 आइडियाज फाइल करने पड़ेंगे इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन ऑल्सो, क्योंकि ITR 1 भी होता है। इसके लिए स्पेसिफिकली आप जैसे देख पा रहे हैं ITR 3 फाइल करना होता है। बट अगर आप क्लियर टैक्स पे जाते हैं और फाइल करते हैं तो इट्स वेरी इजी, जैसे कि प्रीति भी आपको कह रही है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेक्युलेटिव इनकम क्या होता है, नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम क्या होता है, और उसके लॉसेज आप कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। यस प्रीति। राइट, जस्ट वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि ITR तो एक ही भरेंगे, मतलब ITR 3 में ही सैलरी रिटर्न, सैलरी इनकम भी रिपोर्ट हो जाती है। हर तरह की बेसिकली ITR 3 ऐसा फॉर्म है, दुनिया की कोई इनकम उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो 2 रिटर्न नहीं भरनी है, एक ही रिटर्न भरनी है।
हमेशा एक Correct. ही रिटर्न फॉर्म भरना है. ITR 1 is for only for salaried people who don't have capital gains income and who don't have business income. खाली वो लोग ITR 1 भरते हैं. ITR 2 होता है खाली कैपिटल गेन्स के लिए, मतलब उसमें सैलरी इनकम, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज ये सब डाल सकते हैं. और ITR 3 होता है बिजनेस इनकम. इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी के लिए ITR 1 भरेंगे, इसका मतलब है ITR 3 Okay. में ही रिपोर्ट कर देंगे सैलरी भी, कैपिटल गेन्स भी, बिजनेस इनकम भी, अदर सोर्सेज भी, सब कुछ. All right, so that's राइट, my या bad. Actually, मुझे वही लगा कि ये नॉट अ आपको प्रॉब्लम. शायद अपना ITR 3 में फाइल करना है, but that is a good clarification जिनको भी नहीं पता है. Like जैसे मुझे भी लगा था कि ITR 1 salaried people के लिए होता है. Done, Preeti. नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम. आई थॉट क्लैरिफाई कर देते हैं सबके लिए. Yes, yes. ओके. Now, coming to this interesting topic of tax loss harvesting. अब ये एक डेफिनेटली एक फैंसी टर्म है, बट जो मंझे हुए मार्केट में प्लेयर्स होते हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और पहचानते हैं. बट इट्स important for all investors to be fully aware of what this technique is. It's very simple. एक बार आप समझ लेंगे, आप हो सकता है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. Now, simply saying tax loss harvesting means कि आपको पता है कि इस साल आपके कुछ गेन्स होने वाले हैं, और आपको ये भी पता है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं या कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन पे आपको लॉस हो रहा है, जिनकी उम्मीद ही नहीं है कि वो आगे आने वाले समय में वो बढ़ेंगे, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है. और कई बार ये होता है, मेरे मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐसे स्टॉक्स है, मैंने कभी IPO में आज से 10 साल पहले अप्लाई किया था और वो तभी डूब गया और अभी तक वो उठा नहीं. So what I can do is every year when, and usually people do this, say in the last quarter, Jan, Feb, March, when they start to get a fair idea of कि साल भर में इतने कैपिटल गेन्स हुए हैं तो अब कितना टैक्स भरना पड़ेगा. तो इसमें आप ये थोड़ा कर सकते हैं कि जो इस तरह के नॉन मूविंग स्टॉक्स हैं, जो जिनकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, जो आपने लॉस में होल्ड करे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आप रीएलोकेशन, कई लोग इसको रीएलोकेशन भी बोलते हैं कि लॉस से एग्जिट करके अब ऐसे में इन्वेस्ट करिए जहां फायदा हो. तो जो लॉस मेकिंग है या जो पोटेंशियली लग रहा है कि ये बढ़ने वाले नहीं है, उनको निकाल करके अपने टोटल कैपिटल गेन को आप कम कर सकते हैं. सो बाय दिस मेथड, फर्स्टली यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ हाउ मच कैपिटल गेन्स यू हैव. अब क्या है कि 1 लाख कैपिटल गेन्स पे तो एग्जेम्पशन है, तो उसके लिए वरी नहीं करने की जरूरत है. अब मान लीजिए बची हुई कैपिटल जो गेन्स रह गई जो टैक्सेबल होंगी, मतलब मान लीजिए आपकी टोटल गेन्स 3 लाख है और 1 लाख एग्जेम्प्ट हो गई. अब 2 लाख पे आपको 10% टैक्स, 20,000 का टैक्स भरना है. अब आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ये भी नहीं देना है, मेरे को ये वाला टैक्स भी नहीं देना है, तो अपने पोर्टफोलियो से निकालिए कुछ, देखिए कि ओके ये वाले जो स्टॉक्स हैं या ये वाले म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसपे मैं एग्जिट करना चाहती हूँ और मैं उस पे लॉस ही होने वाला है, मुझे चाहे आज बेचूं या 6-7 महीने बाद बेचूं, तो एग्जिट देम एंड रिड्यूस दैट 2 lakhs को आप कम करने की कोशिश करिए, ताकि आप जो 10% टैक्स जमा करेंगे वो कम होगा. ये आप किसी भी एसेट पे कर सकते हैं. बहुत सारे लोग बाकी एसेट्स में भी करते हैं. कई बार हाउस प्रॉपर्टी में नॉर्मली लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं कैपिटल गेन्स, तो वो पूरा का पूरा टैक्स बच जाता है. तो वहां पे तरीका है टू सेव capital gains tax by reinvesting capital gains. But in case of stocks and mutual funds, what you can do is you can self generate losses. तो कुछ किसी भी तरह का लॉस है, उसको अभी हम सेट ऑफ पे भी आएंगे, बट ब्रॉडली समझ लीजिए कि अगर लॉस आपके पास पोटेंशियल है लॉस का, तो उसको जो है लिक्विडेट कर दीजिए, बेच दीजिए, और आपका टोटल कैपिटल गेन्स कम हो जाएगा. इस तरह से आपका टोटल कैपिटल गेन्स टैक्स भी कम हो जाएगा एंड एक पोर्टफोलियो भी आपका रीअलोकेट हो जाएगा. सो you'll be able to churn products and assets in your portfolio which are not performing well. So it's a great opportunity to do both of this. And you can also like sort of एक बारी आपने इक्विटी मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स बेच दिया, अब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को डेट खरीदने है, तो वो कर सकते हैं. उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलेगा, बट आपका लॉस टर्न हो जाएगा. तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हैं. बहुत सारे लोग करते हैं. कई बारी अगर मार्केट लो पे चल रही है 31 मार्च को जाकर के बेच देते हैं लॉस पे, और 1 अप्रैल को वही स्टॉक्स भी खरीद लेते हैं, तो उससे वो अब दोनों समझ चीजें हो तो आ जाती है. कि ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि काफी सारा ये चर्निंग हमें देखने मिलता है.
राइट। तो लोग जैसे मार्केट गिरने लगती है मार्च एंड की तरफ, तो 31 मार्च को एग्जिट करके लॉस बुक कर लेते हैं, और 1 अप्रैल को अगर आप वही स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप वही वापस री एंटर कर सकते हैं, एंड यू वुड हैव रिड्यूस्ड योर टोटल कैपिटल गेन्स फॉर द दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर की अलग से कैलकुलेट होती है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर, तो लास्ट जो वीक ऑफ मार्च है उसमें बस यही अदला बदली बहुत सारे लोग करते हैं। बट आप राउंड द ईयर कर सकते हैं क्योंकि जब आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं, या जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, आपको एडवांस टैक्स वगैरह का भी ध्यान रखना होता है। तो अगर आपको एक फेयर आइडिया है कि इतना मेरा आउट गो बन रहा है, तो उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। Sure. Okay, परफेक्ट। coming to the set of rules, I think these are very, very important to understand from an understanding perspective, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, लोग अपनी स्टॉक स्टेटमेंट लेके आते हैं और कहते हैं कि अरे यार इतना सारा लॉस है, अभी फिर भी टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसे? तो ये राइट। इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ रूल बनाए हैं कि किस तरह से जो है आपको लॉस सेट ऑफ मिलेगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए, देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स, मार्केट इतना नीचे जा रही है, वो फील कि अरे लॉस हो गया, अब कोई रिटर्न रिटर्न नहीं भरनी, कुछ कुछ नहीं है, टैक्स नहीं देना, तो क्यों रिटर्न भरे? व्हेन यू हैव अ कैपिटल लॉस, प्लीज फाइल योर रिटर्न। Why? Because if you don't file your return, you will not be able to carry forward your losses to the next financial year. मान लीजिए इस साल आपकी जो है कैपिटल लॉसेस मान लीजिए 5 लाख रुपए है, और अगले साल आपको 8 लाख रुपए का गेन होता है, तो नेट आप 3 लाख पर ही टैक्स भरेंगे। मतलब 5 लाख का आपको लॉस सेट ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल करी थी, वो भी ड्यू डेट के अंदर अंदर। तो ड्यू डेट के अंदर अंदर लॉस रिटर्न को भरना बहुत जरूरी है, मैं तो कहूंगी कंपलसरी है। अगर लॉसेस हैं उनको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे आपको इस साल उसका सेट ऑफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आप बहुत ही अपसेट है। कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि एफएनओ में लॉस हो गया या स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया, अभी कुछ नहीं करना है, कोई रिटर्न रिटर्न कोई कैपिटल गेन स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। बट डोंट डू दैट, be wise, just report all your losses and take the benefit of them. अच्छा, So when यहाँ you are, मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी, बिकॉज ये क्लेम क्वेश्चन आता है कि अगर आप मान लीजिए कि इस बार मेरा प्रॉफिट हुआ है अराउंड 2 lakhs का, लेकिन मेरा लॉसेज है अराउंड 5 lakhs के, सो यू आर सेइंग कि हम लोग वो जो बचे हुए 3 लाख का लॉस है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी जो 2 लाख है वो मैंने एडजस्ट कर दिए। बिल्कुल, तो जो आपके रिमेनिंग लॉसेस हैं, ये सारे इस साल सेट ऑफ नहीं हुए, उसको अगले साल में ले जाइए। परफेक्ट। एक स्पेशल स्केड्यूल होता है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में। आप भरिए तो उसमें आप गेन्स डालेंगे, उसमें लॉसेस डालेंगे, और जो बच जाएंगे लॉसेस जो सेट ऑफ नहीं हो पाए, वो एक अलग स्केड्यूल में ऑटोमेटिकली हम लोग क्लियर टैक्स पे उसको पॉपुलेट कर देते हैं। अगर अगले साल आके आप वापस आके हमारे साथ रिटर्न भरेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये मेरे लॉसेस जो है ये अभी भी पड़े हुए हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे दिवांशी का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 5 लाख का लॉस था, 2 लाख का गेन था, तो इस साल तो कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, सारा लॉस से सेट ऑफ हो गया। 3 लाख का लॉस बच गया, उसको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में फिर से वो हमारी रिटर्न में दिखने लगेगा। और मान लीजिए 22-23 में आपका 3 लाख का ही गेन हुआ, उस साल का गेन 3 लाख था, और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस 3 लाख है, तो जीरो टैक्स भरना होगा, कोई जीरो हो जाएंगे आपके कैपिटल गेन। तो इसका फायदा बहुत होता है, इनको कभी मत भूलिए, हमेशा इनको रिपोर्ट करिए प्रॉपरली। और अगर क्लियर टैक्स पे फाइल करेंगे तो 5 पैसा का जो भी आपको वहां से स्टेटमेंट मिली है उसको आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, और आपकी पूरी रिटर्न कॉम्पिटिशन रेडी हो जाएगी। हम आपस में लिंक हुआ है, तो सारा आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ लॉस है, कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या कैलकुलेट करना है, सब कुछ नहीं करना है। सिंपली अपनी रिपोर्ट अपलोड करिए और अपनी कंप्लायंस को पूरा करिए। फिर भी ये क्या रूल्स है इनको समझना बहुत जरूरी है, for understanding purposes, and for those listeners who sometimes worry कि लॉस है और फिर भी हम टैक्स क्यों भर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है ये। तो अब देखिए, कैपिटल लॉसेस हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो खाली कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होते हैं। वो सैलरी इनकम, आप अगर बोले कि मेरी 8 लाख सैलरी है और कैपिटल लॉस 5 लाख है, अब मैं खाली 3 लाख ही तो इनकम रह गई, बट नहीं, ये रूल नहीं है। कैपिटल गेन्स are only set off against capital losses. That's the first rule. सेकेंड रूल इज कि लॉन्ग टर्म, याद रखिए लॉन्ग टर्म खाली लॉन्ग टर्म से, तो लॉन्ग टर्म लॉसेस ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन्स।
इन दोनों का आपस में तालमेल है। शॉर्ट टर्म लॉसेस जो है, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उससे सेट ऑफ आपको मिल जाएगा, मगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस खाली लॉन्ग टर्म गेन से होंगे। तो ये सोचिए, पहले जब लॉन्ग टर्म गेन्स फुली एग्जेम्प्ट होते थे, तब क्या करें, तब लॉस का क्या करें, कुछ नहीं। वो वाला लॉस डेड लॉस होता था, उसका कुछ नहीं कर पाते थे वो लोग तब। मतलब इतने सालों से रूल था, फिर भी हर साल लोग आके पूछते थे कि लॉन्ग टर्म लॉस का क्या करना है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी। बट अब जो है लॉन्ग टर्म लॉसेस का सेट ऑफ लॉन्ग टर्म गेन्स से मिलता है आपको, शॉर्ट टर्म गेन से नहीं मिलेगा, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस का सेट ऑफ मिलेगा शॉर्ट टर्म गेन्स या लॉन्ग टर्म गेन से। इन बातों का ध्यान रखिए। नाउ हमने ऑलरेडी ये बात कर ली है कि अगर हम सेट ऑफ नहीं कर पाते, पूरा एग्जॉस्टफुली उस लॉस को नहीं कर पा रहे हैं, तो बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लॉसेस यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years। 8 सालों तक उसको आप आगे लेकर के जा सकते हैं। फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कई लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा, अगर इस स्टॉक से लॉस है तो क्या उसी स्टॉक से के गेन से सेट ऑफ करना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पूल है ऑफ लॉसेस, और दिस पूल यू कैन सेट ऑफ फ्रॉम द पूल ऑफ कैपिटल गेन्स। तो ये हर साल इस तरह से बढ़ता रहता है। अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो आपने देखा होगा आपकी रिटर्न में एक हमेशा एक स्केड्यूल आता है, स्केड्यूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। उसमें पूरा लिखा होता है इस साल में इतना लॉस था, इतना सेट ऑफ हुआ, इतना कैरी फॉरवर्ड हुआ। फिर तो अगर आप, कई लोगों की रिटर्न में 5-5 साल पुराने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड की पूरी डिटेल दिख रही होती है। तो मतलब अगर जैसे जो लोग 21-22 की रिटर्न भर रहे हैं, किसी की रिटर्न में आ रहा होगा फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का जो लॉस है वो अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जब भी गेन्स आएंगे नॉक ऑफ हो जाएगा, और क्लियर टैक्स से भरेंगे तो ये सब कुछ हम ऑटोमेटिकली आपके लिए कर देंगे। ऑल्सो और क्या आप इसके ये लिए मैन्युअली डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस साल कितना लॉस इसके सामने सेट ऑफ करना है, या फिर आपको कंपलसरी जितना लॉस हुआ है वो इसी साल में आपको ले, लाइक यू विल हैव टू यूटिलाइज इट? नहीं देवांशी, तो करना ही पड़ेगा। कौन टैक्स पेयर होगा जो बोलेगा कि नहीं, लॉस सेट ऑफ नहीं करना है, टैक्स भरना है गेन से? डेफिनेटली आई एम जस्ट आस्किंग कोई कि भी नहीं ये बोलेगा मैन्युअली क्या। ये नहीं हो सकता, नहीं यू नहीं, विल हैव दैट्स टू यूटिलाइज दैट इट। नहीं हो ऑलराइट, सकता, ऑलराइट। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं हो सकता। जितना लॉस है सेट ऑफ करना ही पड़ेगा, और जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बट परफेक्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, 31 जुलाई तक रिटर्न अगर आपने नहीं भरी तो आप ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर किसी ऑफ वन ऑफ केस में अप्लाई अलाउ कर दे ऐसा कुछ, बट वो उस नौबत में क्यों आए। सो 31 जुलाई तक जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी रिटर्न भरें, लॉस है तो भी भरें, ताकि आप इन लॉसेस का फायदा उठा पाए। डेफिनेटली। राइट। Now, coming to benefits of filing on ClearTax. Now, this is actually we've super simplified it. We've been in this. We are India's #1 income tax return filing website, and millions of people come and file their tax returns with us, and we've super simplified it. आपकी 5 पैसा की जो रिपोर्ट है उसको आप अपलोड कर पाएंगे। ITR 3 है, 2 है, 1 है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे बेस्ड ऑन व्हाट यू आर रिपोर्टिंग वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाती है। एंड मोर देन 100 वैलिडेशन हम रन करते हैं, और हम आपको बताएंगे कि ये आपने ठीक से नहीं भरा है। एक बारी अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट जहां रिफंड आना है उसको चेक कर लीजिए, या ये मान लीजिए आपने कुछ रेंटल इनकम है तो जो लैंड टेनेंट है उसका पैन नंबर नहीं भरा है या उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो प्रॉम्प्ट आएगा। तो ये सारा कुछ मेक श्योर करेगा कि आपकी रिटर्न बिल्कुल एक्यूरेट है और सब चीजें मैच कर रही है। कई बार क्या होता है, हमारे फॉर्म 26 एस में कुछ टीडीएस होता है। मान लीजिए कोई बैंक अकाउंट था, आपने कभी खोला था 10 साल पहले, उसमें से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, और अब तो जैसे कि आपको मालूम है, सरकार को सब मालूम है, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट करके एक एआईएस करके एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर तरह की इनकम आपके आपके क्रेडिट कार्ड के खर्चे, आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो बहुत जरूरी है कि अगर कोई टीडीएस आ रहा है फॉर्म 26 एस में, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनकम है उसको आप इंक्लूड करें। वील मेक श्योर यू डू दैट। वी ऑल्सो हैव प्री फिल ऑप्शन, एक बटन दबाइए और 2 मिनट की, कुछ सेकंड की वेट करिए, एंड योर रिटर्न विल बी प्री फिल्ड। यू कैन अपलोड मल्टीपल फॉर्म 16 अगर आप में आपके इस साल जो है आपने जॉब बदली है तो आपके पास 2 फॉर्म 16 होंगे, पुराने एम्प्लॉयर से और नए एम्प्लॉयर से। तो वो दोनों ही फॉर्म आप अपलोड कर सकते हैं
सैलरी के सेक्शंस ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे और फॉर्म 26A भी अपलोड करके देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक मोमेंट बताना चाहूंगी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर। अब उस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि पूरा आपका स्टॉक मार्केट का भी ट्रांजैक्शंस आती रहती हैं, तो जो भी 5 पैसा पे आपने कुछ इन्वेस्टिंग करी, कुछ बेचा, कुछ खरीदा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आती है। बट यू कैनॉट यूज दैट टू फाइल योर कैपिटल गेन्स। वो एक्यूरेट जो है उसमें डेट्स वगैरह नहीं रहती हैं कि कैसे उसको शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या है, कब खरीदा, एक एग्रीगेट वैल्यू आती है, तो उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। 5 पैसा की रिपोर्ट ही आपको यूज करनी होगी। और इसको आप जब क्लियर टैक्स पे अपलोड करेंगे तो जो आपका कैपिटल गेन सेक्शन है वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप रिव्यू कर पाएंगे कि कितना लॉन्ग टर्म है, कितना शॉर्ट टर्म है, कैसे कैसे भरना है, तो वो आपको सब विजिबल होगा। आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। Now, this is a quick snapshot of how you can do that. You can just go to the ClearTax platform, get started, just link PAN number. But क्या होता है कि अगर आप हमेशा से ही हमारे साथ फाइल कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक होता है, आपको सारा कुछ प्री फिल्ड नजर आएगा पिछले बार की रिटर्न से। सब पर्सनल डिटेल्स, जो भी आपकी पैन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये सब हम आपके लिए दोबारा से आपको दिखा देते हैं। यू कैन चेक इट। एंड ऑफ कोर्स इफ यू चूज द प्री फिल ऑप्शन, जिसमें सिंपल सा ओटीपी डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, हमारी तरफ से नहीं आता है, डिपार्टमेंट की तरफ से ओटीपी आएगा, और अगर आप उसको डालेंगे तो पूरी रिटर्न प्री फिल हो जाएगी। फिर जाकर के अपनी कैपिटल गेन्स जो है 5 पैसा की, उनको अपलोड करिए। आइकॉन, ऐसा सा आइकॉन दिखेगा जैसा राइट में है, और उसको अपलोड करके आप जो है all capital gains details will be automatically fetched for you just in a matter of few seconds, and then you can go ahead and file. डेफिनेटली प्रीति, जस्ट वन लास्ट वर्ड, क्योंकि सब लोगों को एक डर लगता है जब ऐसे साइट से इनकम टैक्स भरते हैं, उनको लगता है कि उनका जितना भी डेटा है वो लीक हो सकता है। देखिए, इसके लिए मैं यही कहूंगी कि वी मेंटेन बैंक ग्रेड सिक्योरिटी। तो जिस तरह से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं और बैंक डीलिंग करते हैं, यूपीआई करते हैं, ये उतना ही या उससे ज्यादा सिक्योर है। तो मैं ये कहूंगी, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ डिक्लेरेशन ऑन आवर वेबसाइट, वी डोंट यूज एनी ऑफ दिस डेटा, वी आर नॉट अलाउड टू, because we have a license for e-filing from the government of India, so we are bound by certain limitations. So we don't use any of this information. It's a great convenience for taxpayers to come and file, and also they can explore other services by ClearTax, and you can even hire an expert if you feel कि मैं खुद से नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे कैसे ये ITR भरनी है या कुछ एरर आ रहा है, तो वहीं पे within the filing flow you can just click and an expert will be there to assist you. डेफिनेटली। तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड कि रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, डेफिनेटली यू शुड गो टू क्लियर टैक्स, एंड आपको 5 मिनट के अंदर आप अपने जितने भी डिफिकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अगर फॉर्म्स हैं लेकिन फाइलिंग करना है, आपको नहीं समझ में आता, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आप क्लियर टैक्स से अपने टैक्सेस फाइल करते हैं तो आप हमने आपको ये बताया कि हार्वेस्टिंग, जो लॉस हार्वेस्टिंग होता है वो क्या होता है, एफएनओ में जो स्पेकुलेटिव इनकम है, नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है, कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, आप किस तरह से सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने 5 पैसा पे अर्न किया है तो हम चाहते हैं आप अपने जो टैक्सेस हैं वो एकदम कम कर दीजिए, एंड जो बचे हुए पैसे हैं वो वापस से री इन्वेस्ट कीजिए इक्विटी मार्केट्स में। चलिए प्रीति, इट वॉज ग्रेट सेशन, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफी सारे पॉइंटर्स भी दिए कि किस तरह से आपको अपने जो लॉसेस होते हैं वो सेट ऑफ करने चाहिए, एंड व्हाई अगर आपको लॉस हुआ है तो भी रिटर्न्स फाइल करने क्यों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो काफी सारे क्लैरिफिकेशंस भी थे, एंड वी होप कि आपको ये जो वेबिनार है आपके लिए काफी यूजफुल हो। सो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे एंड गिविंग योर टाइम। Thank you so much, Devanshi. It was my pleasure.